हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। यू ऑल आर गाइस डूइंग वेरी वेल फॉर योर एग्जाम और प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए उसी कड़ी में शुरू करते हैं आज की क्लास को। पॉलिटी का पीवाईपी सीरीज़ है, टीसीएस के क्वेश्चंस हैं। आपके एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो अभी तक पीवाईपी में आए हुए हैं। बाइलिंगुअल है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। बाकी मेंटरशिप और क्विज, डेली क्विज के लिए भी चैनल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। और डेली यहाँ पे आपको रात में तकरीबन 9 बजे से अराउंड आपको एक वीडियो मिलेगा। प्लस अभी मैं करंट अफेयर की मैराथन संडे को रखने की कोशिश करूंगा कि कंप्लीट मैराथन मैं एक वीडियो में कंप्लीट आपका वो करा दूँ, करंट अफेयर करा दूँ 1 साल का। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, मे बी आपकी क्लास 8 घंटे की हो सकती है, 10 घंटे की हो सकती है। सो प्लीज़ गेट रेडी फॉर दैट। एंड ऑल्सो कि आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, यू कैन रेज ऑन, मतलब टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ज़्यादा समय न लेते हुए। देखिए, विच आर्टिकल प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। कह रहा है कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को रोजगार से प्रतिबंधित करता है। देखिए, पहली चीज मैं बता दूं, ये आता है राइट टू एक्सप्लॉइटेशन कैटेगरी में। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन कैटेगरी में। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन मतलब आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं किसी का, आप गलत उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किस में आता है, तो ये 23 और 24 दो आर्टिकल होते हैं जो कि राइट टू एक्सप्लॉइटेशन में आते हैं। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, ये पार्ट 3 का पार्ट है। कौन सा पार्ट है प्यारे बच्चे? पार्ट 3 का है। और पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बताऊँ, याद करने वाली चीज़ है, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से हम लोगों ने लिया है फंडामेंटल राइट्स को। अगर मैं बात करूँ ये कितने पार्ट में बटा है, तो पहले तो एक राइट टू, आपको राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी है, जो कि प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा 18, 14 से 18 आर्टिकल तक है। 14 से 18 आर्टिकल है। ठीक है, अगर मैं दूसरा बात करूं, दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ बात करूं, तो राइट टू फ्रीडम होता है। राइट टू फ्रीडम होता है प्यारे बच्चे, याद रख लीजिएगा। राइट टू फ्रीडम जो है आपका आपका 19 से लेकर के 22 तक का आर्टिकल होता है। फिर राइट टू एक्सप्लॉइटेशन होता है, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन होता है, जो कि मैंने ऊपर बता दिया यहाँ पे, 23 और 24 होता है। फिर राइट टू रिलीजन होता है, राइट टू रिलीजन होता है, मतलब रिलीजन का अधिकार, जो कि प्यारे बच्चे 25 से लेकर के 28 आर्टिकल तक मेंशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अगर उसके बाद भी मैं बात करूं, राइट टू, इसके बाद आता है राइट टू माइनॉरिटीज़, या कह लो मतलब माइनॉरिटीज़ में ही आता है। माइनॉरिटीज़ को राइट जो दिया जाता है, ये आता है प्यारे बच्चे 29 और 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो आता है, वो आता है आर्टिकल 32, जिसमें कि हम लोग रिट भी इशू करते हैं। चलिए, अब बात हो गई यहाँ तक समझने की फंडामेंटल राइट्स की। अब मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 12 से 35 तक जो आर्टिकल होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स होता है। इसमें जो है 23 जो है, ये क्या होता है? फोर्स लेबर के लिए होता है। फोर्स लेबर मतलब आप किसी को बदुआ मजदूर नहीं बना सकते। और यहाँ पे 24 क्या होता है? चाइल्ड लेबर, कि आप किसी को चाइल्ड लेबराई नहीं करा सकते, बाल श्रम नहीं करा सकते, ये कानूनन अपराध होगा। और ये आता है आर्टिकल, आर्टिकल प्यारे बच्चे किस में आता है? 24 में। अगर मैं बात करूँ 21, ये फंडामेंटल राइट में राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ये रिलीजन से रिलेटेड है, ये भी राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एक ही है। अगर 23 होता तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता, अगर इस तरह से आप पार्ट में करके याद करेंगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम एज ऑफ इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन भी है। प्यारे बच्चे फटाफट बताइए इसका, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताते रहिए, क्योंकि मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊंगा। मिनिमम एज फॉर, क्या बताना भाई? बस मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, इसमें बहुत ही आसान है कि भाई 35 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। और भी एलिजिबिलिटी होती हैं, जैसे कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, मेंटली आप साउंड अच्छे करने चाहिए, मतलब पागल वगल ना हो कोई इंसान। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। और किसी प्रॉफिट ऑफ पोस्ट पे ना हो, किसी प्रॉफिट ऑफ पोस्ट पे ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट ऑफ पोस्ट होता है जो कि जैसे कि प्रॉपर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब में ना हो, किसी स्पेसिफिक पोस्ट पे ना हो, ये चीज़ें ना हो। ठीक है, बिजनेस वजनेस चलेगा, वो सब चलेगा। अगले सवाल पे आते हैं। विच आर्टिकल डील विद द राइट टू एजुकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन पहले नहीं था प्यारे बच्चे, राइट टू एजुकेशन पहले नहीं था, ध्यान दीजिएगा। राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट होता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जो कि राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल बच्चों के लिए
कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है और उनका राइट भी है कि भाई आपको पढ़ना है, ये राइट है आपका। क्या है? ये राइट है। और ये किसमें नया आर्टिकल 21A में ऐड कर देते हैं और इसे राइट टू एजुकेशन का नाम देते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 19 और 22, ये दोनों फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, ये जितने भी आर्टिकल हैं सब राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया 19 से 22 तक सब राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। ठीक है। 19 में ही राइट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। लो टोटल 6 यहाँ पे राइट्स हैं, जिसमें कि A, B, C, D और E और G। आप बोलोगे F नहीं है, तो F को बेटा 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। 44th अमेंडमेंट जब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो आपको मैं बताऊं आर्टिकल 31 जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, ये भी प्यारे बच्चे हटा दिया गया था। इसीलिए पहले टोटल 6 राइट टू प्रॉपर टोटल राइट्स थे, बट अब 7 थे। अब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके 300A में डाल दिया गया और ये अब लीगल राइट हो गया। अब ये क्या बचा नहीं, अब पहले ये जो फंडामेंटल राइट्स था, अब इसे लीगल राइट में डाल दिया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आपको अधिकार ज़्यादा मिलता है। और उस चीज़ को 44th अमेंडमेंट जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी तो उस समय हुआ था और इसको बदल दिया गया था। ठीक है। मोरारजी देसाई साहब की गवर्नमेंट थी, ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच हाउस। बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। इसमें मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जिसको बोला जाता है, और राज्यसभा का पहले तो वो हेड होते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो हमारे हमारे जो चेयरमैन हैं, कह लीजिए कि हमारे पहले तो मैं बताऊं, चेयरमैन हमेशा राज्यसभा के ही हेड को बोला जाता है, राज्यसभा के ही हेड को बोला जाता है। और लोकसभा के हेड को ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का जो सबसे प्रमुख होता है उसको प्यारे बच्चे स्पीकर बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, उसको स्पीकर बोला जाता है। अगर मैं बात करूं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा प्यारे बच्चे, वो अपने आप राज्यसभा का हेड बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। और एक्चुअली इनको जो सैलरी भी मिलती है वो बेसिकली एक पोस्ट के लिए मिलती है, क्योंकि दो काम करते हैं, एक तो वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, राज्यसभा का भी चेयरमैन होते हैं। तो बेसिकली जो इनको सैलरी प्रोवाइड होती है वो राज्यसभा के लिए प्रोवाइड होती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि कोई एक ही सैलरी मिलेगी ना, दो सैलरी तो मिलेगी नहीं। और वाइस प्रेसिडेंट का कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता, जैसे प्रेसिडेंट का तो स्पेसिफिक काम है, बट वाइस प्रेसिडेंट का स्पेसिफिक काम नहीं है, तो उनको राज्यसभा का ही रोल देके बैठाया गया है कि भाई साहब आप ये वाला काम करते रहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, उसके थ्रू होता है। अब उसमें भी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि भाई कौन कौन होता है इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो मैं बता दूं पहले तो भाई कौन कौन होता है इलेक्टोरल कॉलेज में, तो एमपी होते हैं। और ये इलेक्टेड एमपी, नॉमिनेटेड नहीं होते। इलेक्टेड एमपी होंगे, क्योंकि नॉमिनेटेड इसलिए नहीं होंगे कि मान लो प्रेसिडेंट साहब किसी को एमपी बना रहे हैं तो वो तो उन्हीं को वोट देगा ना, जिसको देना होगा, तो इसलिए नॉमिनेटेड को नहीं रखा जाता है। फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, और स्टेट असेंबली में भी काउंसिल नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। अब ये कौन होते हैं भाई? एमएलए होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होंगे। और एमपी कौन से होंगे? राज्यसभा के भी होंगे प्यारे बच्चे, और लोकसभा के भी होंगे, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा लोकसभा के दोनों के, नॉमिनेटेड नहीं होंगे। और यहाँ पे स्टेट के अलावा दो यूनियन टेरिटरी भी इन्वॉल्व है, दिल्ली प्लस पुदुचेरी, यहाँ के भी एमएलए वोट देंगे। किसको चुनने में प्यारे बच्चे? ध्यान दीजिएगा, इनको मिला करके क्या बनता है? इलेक्टोरल कॉलेज। जो पूरे मिलते हैं इनको बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, और उन्हीं को क्या है, वही प्रेसिडेंट को चुनते हैं और प्रेसिडेंट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आंसर क्या होगा? इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल। अगले सवाल पे आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं बात करूं तो तब्बल 52 से प्रेसिडेंट का आर्टिकल शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँ बेसिक, कि भाई इम्पीचमेंट लास्ट में हो रहा है इनका। इम्पीचमेंट होता है आर्टिकल 61 में मेंशन। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं रिमूवल की बात हो रही है, प्रेसिडेंट के हटाने की बात हो रही है। ठीक है। प्रेसिडेंट के हटाने की, संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रावधान की बात करता है? तो देखिए भाई, वो तो 61 में होता है। और एक एग्जांपल मैं बता दूं भाई, ये जो है ना, ओथ मतलब होता है शपथ, आर्टिकल 60 में लेते हैं। और सोचो, इम्पीचमेंट मतलब शपथ, मतलब ज्वाइनिंग कर रहे हैं, समझ लो आर्टिकल 60 में, और 61 में उनको निकाल दिया जा रहा है। अब निकालने में भी प्रोसेस होता है कि भाई साहब, लोकसभा राज्यसभा से करीब, अगर राज्यसभा से लेना हो तो 50 मेंबर, और लोकसभा से लेना है 100 मेंबर से साइन होता है। फिर उसके बाद
14 दिन की नोटिस दी जाती है प्रेसिडेंट साहब को। और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब इसके लिए भी बोल सकते हैं, अपना खुद का पक्ष भी रख सकते हैं। और राज्यसभा लोकसभा से 2/3 के बहुमत से पास करा के इनको निकाला जा सकता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम होता है। इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत रखाओ। और प्रेसिडेंट आज तक कोई रिमूव नहीं हुआ है, मैं बता दूं। ना ही प्रेसिडेंट कोई रिमूव हुआ है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर कोई जज हाई कोर्ट का भी रिमूव किया गया है, क्योंकि उनका भी प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज डिस्क्राइब एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो है आर्टिकल 32, वो है प्यारे बच्चे आर्टिकल 32। और इसी में रिट इशू होता है। रिट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट इशू करता है 226 के तहत। ठीक है, रिट इशू होता है। रिट में क्या होता है प्यारे बच्चे कि जो मतलब कि आपको गारंटी दी जाती है जो फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा करके आप लड़ सकते हैं। और इसको B.R. अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। इन्होंने प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया था, इसको हार्ट एंड सोल बोला था। ड्राफ्टिंग कमेटी में और कौन कौन मेंबर थे, तो याद रख लीजिएगा, मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, ठीक है, और KM मुंशी थे। मैं कुछ नाम बता देता हूँ, KM मुंशी थे, मुंशी साहब थे, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं तो भाई TT कर्मचारी बाद वो थे, TT साहब थे, उनका कर्मचारी कुछ करके नाम था। और उसके बाद मैं बात करूं B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे। उसके बाद मैं बात करूं तो गोपाला स्वामी थे, गोपाला स्वामी थे, गोपाला स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी थे, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ नाम थे जो कि बाद में, जैसे BL मित्तर भी थे, बाद में इनका चेंज हुआ था, BL मित्तर थे, इनकी जगह पे रिप्लेसमेंट हुआ था माधव राव का। तो ये सब सिचुएशन थी। कभी डीप में जब थ्योरी पढ़ाना होगा तो उस पर मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन, कार्यकारी जो राज्य है उसकी अवधारणा किस में है, प्रियम्बल में है, फंडामेंटल राइट्स में, DPSP में है, या फंडामेंटल ड्यूटीज में, प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देश में है, या मौलिक कर्तव्य में है। तो प्यारे बच्चे मैं बता दूं, ये चीज़ DPSP में है। किस में है, DPSP में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ये आता है आपका 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक। कौन से पार्ट में आता है, तो मैं बात बता दूं, पार्ट आपका 4 होता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताऊं कि उस समय हमारे पास रिसोर्सेज बहुत प्रॉपर ना होने की वजह से हमने क्या किया था, राज्य के नीति निर्देश को रखा था और इसको नॉट इन्फोर्सेबल रखा था। मतलब अगर ये पूरा ना हो तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं चले जाओगे, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हो। इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हो। और ये चीज़ें मतलब कि कल के दिन अगर हमारे पास फ्यूचर में रिसोर्सेज होंगे तो इसको हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 44, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 40, जैसे विलेज पंचायत हम लोग स्टार्ट में नहीं था, लेकिन जब हमें रिक्वायरमेंट हुई तो 1957 में एक बलवंत मेहता की कमेटी आती है। उसके बाद उन्होंने 3 टियर गवर्नमेंट, मतलब 3 टियर पंचायत राज सिस्टम को स्टार्ट किया। और उसके बाद धीरे धीरे सारे स्टेटों ने शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला स्टेट अगर मैं बात करूं जो शुरू किया था, वो प्यारे बच्चे राजस्थान था। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट कुछ करके था, वहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है। अब उसी तरह आर्टिकल 44 है, ये है क्या है, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब लॉ सबके लिए बराबर हो, जिसमें उत्तराखंड ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। तो इसी तरह धीरे धीरे जिसको रिक्वायरमेंट होते जाती है वो चीज़ों को बदलते जाता है और करते जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें समझने वाली हैं कि कई बार हम ये चीज़ें भूल जाते हैं प्यारे बच्चे कि हमें करना क्या है। हम कई बार इस चीज़ में मिस्टेक कर देते हैं। तो वो चीज़ों को रख दिया गया था कि कल फ्यूचर में अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, चीज़ें होंगी, तो उसको करेंगे। प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल प्रस्तावना है। बेसिकली ये उद्देश्य बताता है और क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और ये हमारे जस्टिस की भी बात करता है, ये हमारी इंटीग्रिटी की बात करता है, सोवरेनिटी की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, रिपब्लिक की बात करता है, इन चीज़ों की बात करता है। ये सब मेंशन है। और इसका अमेंडमेंट एक बार हुआ है। कब हुआ है, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में प्यारे बच्चे हुआ है। और इसमें प्यारे बच्चे ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें प्यारे बच्चे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 44th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें पहली बार 3 वर्ड ऐड किए गए थे, जिसमें एक था सेकुलर, सोशलिस्ट, ठीक है, सेकुलर, सोशलिस्ट, और भाई क्या था, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टर्म मेंबर ऑफ राज्यसभा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, तो भाई ये 6 साल का होता है। और लोकसभा का जो प्यारे बच्चे होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताते रहा करिए, जो लोग वीडियो को देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर किया करिए, ठीक है। 6 साल का होता है। और मैं बताऊं, 2-2 साल पे ये 1/3 पर्सन रिटायर होते हैं, 1/3 पर्सन 2 साल पे रिटायर होते हैं, हर 2 साल पे।
ठीक है, मतलब अगर मान लो एग्जांपल कि 270 मेंबर हैं, तो हर 2 साल पे 90 मेंबर रिटायर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, क्योंकि 6-6 साल का प्रक्रिया होता है, 2-2 साल में 1/3 होते जाएंगे और 1/3 आते जाएंगे। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता है, लोकसभा में एक बार में ही पूरे जाएंगे, पूरे आएंगे, और 5 साल पे इलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 में इलेक्शन हुआ है, अब 2029 में फिर से इलेक्शन होगा, अभी मोदी जी हैं, क्या पता कल कौन हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। देखिए, अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, एजी जिनको मैं बोल सकता हूँ, महान्यायवादी, ये भाई साहब ये जो होते हैं सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनकी मैं कहानी बताऊं, ये जो होते हैं इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट साहब करते हैं, इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट साहब करते हैं, कौन, अपॉइंटमेंट। और इनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट साहब, इसीलिए इनको बोला जाता है, इनकी जो जॉब होती है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होती है, प्लेजर ऑफ, मतलब जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तब तक ये रहेंगे, प्रेसिडेंट होती है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तब तक ये रहेंगे। उसके बाद इनका जो क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफिकेशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज। सुप्रीम कोर्ट के जो जज की क्वालिफिकेशन चाहिए वही इनकी भी क्वालिफिकेशन होती है। और भाई साहब याद रख लीजिए, ये किसी भी कोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट को डिफेंड कर सकते हैं, किसी कोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को डिफेंड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये आर्टिकल 76 में आता है, ये आर्टिकल 76 में आता है, तो आंसर हो जाएगा ए। और मैं बताऊं इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 74 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरे लोकसभा की, और चीज़ें इस पे बहुत सारी डिस्कशन मैं कभी और कर लूँगा आर्टिकल्स पे। ठीक है, और 78 कहता है कि भाई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करना चाहिए चीज़ों को, किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, मतलब एक दिन चाय पे बैठें और बातचीत करें इस पे। अगले सवाल पे बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया। भाई बहुत अच्छी चीज़ है, एक कमेटी बनाई जाती है, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई जाती है, और इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जनता को बताना चाहिए। फिर एक अमेंडमेंट होता है, ठीक है, 42 जो कि 1976 में होता है। इस में एक आर्टिकल ऐड किया जाता है 51A, और उसमें पार्ट भी ऐड किया जाता है, पार्ट 4A। ठीक है, ये चीज़ ऐड की जाती है और नया आर्टिकल ऐड किया जाता है, और स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा 10 नए मौलिक कर्तव्य ऐड किए जाते हैं। लेकिन बाद में 86 अमेंडमेंट एक बार और होता है, और एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है जो कि शिक्षा से रिलेटेड रहता है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने की। वो भी टोटल अभी की बात करूँ तो टोटल 11 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो 42वें संशोधन के थ्रू 1976 में ये 51A 51A आर्टिकल जोड़ा जाता है, और पार्ट 4A भी इसमें ऐड किया जाता है। चलिए अगले पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम। जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, उसको कहाँ से लिया गया है। तो पहली चीज़ इंडिया में बता दूं कि सिंगल सिटीजनशिप है, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे डबल सिटीजनशिप है तो ये तो होगा नहीं। तो जो सिंगल सिटीजनशिप है, पहले तो मैं बता दूं सिटीजनशिप किस में मेंशन है। तो सिटीजनशिप जो है पार्ट 2 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्यारे बच्चे, ये 5 से लेकर के 11 आर्टिकल में है, जिसमें से कि 5, 6, 7, 8 जो है ये आपको सिटीजनशिप देने की बात करता है। 9 जो है आपकी छीनता है, 10 और 11 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है। ठीक है, ये ऐसे याद करोगे तो चीज़ें आसान होंगी, ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर लोगे। तो जो यूके है, जो कि ब्रिटेन है, ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर। और प्यारे बच्चे ये पीडीएफ जो है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो आंसर जो होगा ये वो होगा, यूएसए आंसर मत समझ लेना, यूके होगा आंसर, राइट आंसर यूके होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में क्या है कि आपको स्टेट का अलग लेना पड़ता है और सेंट्रल से अलग लेना पड़ता है। यूके में एक ही होता है जो कि सेंट्रल होता है, उसी तरह इंडिया में भी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्फोर्स की बात करें, ध्यान रखना, इन्फोर्स मतलब है कि लागू, परमानेंटली लागू। अगर मैं बात करूं कि स्टार्ट जो हुआ था, मतलब कुछ बेसिक जो फीचर्स थे वो 26 नवंबर 1949 को जब लाग बन के तैयार हुआ था उस दिन लागू हो गए थे। लेकिन जैसे सिटीजनशिप था और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो परमानेंटली इन्फोर्स्ड हुआ था कि नहीं भाई अब लागू हो जाएगा, वो 26 जनवरी 1950 था, और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस और रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 तारीख को बन के तैयार हो गया था, तो 1949 में हमने क्यों उसको शुरुआत की। तो प्यारे बच्चे इसका बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा आंसर है कि भाई हमने इसलिए इसको इस दिन आगे लागू किया, क्योंकि हुआ क्या था कि भाई 26 नवंबर के 26 जनवरी को क्या हुआ था, एक हम लोगों ने, मतलब कि कांग्रेस ने क्या किया था, एक मांग की थी। क्या मांग की थी प्यारे बच्चे, पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज की। कब मांग की थी, तो लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था,
लाहौर सेशन हुआ था। और कब हुआ था प्यारे बच्चे लाहौर सेशन? तो दिल और दिमाग में डाल लेना तो प्यारे बच्चे 1929 दिसंबर में हुआ था। और दिसंबर के बाद 26 जनवरी 1930 को प्यारे बच्चे दिमाग में रख लेना कि भाई क्या हुआ था, मान लिया गया था कि क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और उसके बाद इसी दिन को फिर बाद में नेहरू जी ने बोला कि भाई लोग भूल जाएंगे, इसलिए इस दिन को क्या करते हैं, लागू कर देते हैं अपने संविधान को। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। विच अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स? ये भी मैंने पहले ही बता दिया था कि 86वां अमेंडमेंट था, जिसकी वजह से राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में ऐड किया गया था, और ये अब क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया। सही, 42nd अमेंडमेंट के बारे में मैंने बता ही दिया था, जो कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और भी एक बात मैं बता दूं कि भाई 61th अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट था, वो क्या किया था, वोटिंग की जो एज थी 21 से 18 एज कर दी थी। किसकी भाई? वोटिंग की। अब जो वोट देने का एज था, वो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि 3 साल घटा दी गई थी। किससे? 61th अमेंडमेंट से। अगले पे करते हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा? लोकसभा का कितना टर्म होता है, थोड़ी देर पहले ही बात किए थे। इसको क्या बोलते हैं लोकसभा को? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। और राज्यसभा को प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। प्यारे बच्चे, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। ठीक है, दिल और दिमाग गुर्दे में सब जगह डाल लेना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं भाई? हाँ, विच शेड्यूल, राज्यसभा की सीटों का आवंटन संबंधित कौन से संविधान की अनुसूची में है? कौन से शेड्यूल में राज्यसभा की सीटों की बात की गई है? देखो, पहला शेड्यूल है वो बताता है यूनियन टेरिटरी से, मतलब हमारा जो टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी हमारा पूरा इंडिया का जो टेरिटरी उसकी बात करता है। अगर मैं बात करूँ थर्ड शेड्यूल, तो ये ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है, कुछ वीआईपीज की, जैसे प्रेसिडेंट और इन लोग की, कभी इस पे बता दूंगा। और जो फोर्थ शेड्यूल है, ये बात करता है राज्यसभा में आवंटन की सीटों की। और फिफ्थ शेड्यूल क्या है? ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलो, तो क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ, चौथी अनुसूची। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट डज आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? देखो भाई, मैं सिंपल सा बता देता हूँ। पंचायती राज आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 40 में है। ये सब पार्ट तो है डीपीएसपी में ही है, लेकिन ये डीपीएसपी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि डीपीएसपी में 36 से लेकर के 51, अगर ये ऑप्शन इसका करेक्ट वाला ना रहता तो आप मानते। 51 में क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, फिनांस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनांस कमीशन क्या है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। अभी हमारे फिनांस कमीशन कौन है? तो अभी के अरविंद पनगरिया जी हैं, अरविंद पनगरिया जी हैं। ठीक है, अरविंद पनगरिया जी हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट फिनांस कमीशन कौन था, तो केसी निगॉय थे, केसी निगॉय थे, याद रख लीजिएगा। फर्स्ट फिनांस कमीशन कौन था? केसी निगॉय थे। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो है पोस्ट आर्टिकल किस में आता है? 280 में, 280 आर्टिकल में आता है क्या भाई? फिनांस कमीशन। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आया है, और ये चीज़ आप हमेशा अपने दिल दिमाग गुर्दे में डाल दीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। विच आर्टिकल डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब डील विद द इलेक्शन कमीशन? देखो, इलेक्शन कमीशन क्या है ना, 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर में मतलब क्या है? 3 मेंबर बॉडी का मतलब क्या है? 3 मेंबर बॉडी का मतलब है कि एक होंगे चीफ इलेक्शन कमीशन, दो होंगे इलेक्शन कमीशन, दो होंगे इलेक्शन कमीशन, ध्यान रखना। ठीक है, ये 3 मेंबर है। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वो हेड होते हैं। और भाई ध्यान रखना कि 324 से लेकर के 324 से लेकर के 329 ए तक क्या है मेंशन, क्या है मेंशन, या 329 ही लिख दूं मैं, 329 तक क्या मेंशन है प्यारे बच्चे? तो ध्यान देना, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? कि इलेक्शन कमिश्नर से जो संबंधित है, कमीशन से जो मेन वर्ड है डायरेक्ट कि भाई एक इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, एक कमीशन होना चाहिए, वो आर्टिकल 324 में मेंशन है। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इनकी भी नियुक्ति का प्रोसेस वही है, प्रेसिडेंट साहब नियुक्त करते हैं, और इनको हटाने का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाया जाता है। 9th शेड्यूल वॉज एडेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9th शेड्यूल कैसे ऐड हुआ? तो भाई मैं बता दूं, पहला अमेंडमेंट जो होता है, पहला अमेंडमेंट होता है, फर्स्ट अमेंडमेंट होता है, और 1951 की बात है। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी क्या रहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके नेतृत्व में पहला अमेंडमेंट होता है, और 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है। 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है प्यारे बच्चे। 9th शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारी प्रथाओं को बाद में हटाया, और बहुत सारी चीज़ें, कभी शेड्यूल को एक स्पेसिफिक क्लास में रखूंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, और सारे शेड्यूल के ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इसको याद करें। चलिए मिलते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।